जिस शहर में एक बच्ची के साथ 5-5 दिन तक दरिंदगी होती रही, वहां की पुलिस आखिर सोई कहां थी? उनकी आंखों पर आखिर किसने पट्टी बांध रखी थी? और उनके कानों में कौन सी रुई घुसी थी कि एक 13 साल की मासूम बच्ची की चीखें उन तक पहुंच ही नहीं पाई? जरा सोचिए, राजस्थान का श्री गंगानगर जो पाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ बेहद सेंसिटिव जिला है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें होनी चाहिए, जहां हर संदिग्ध हरकत रडार पर होनी चाहिए, जहां रात के अंधेरे में भी कोई चू तक करे तो पुलिस को खबर लग जानी चाहिए। वहीं शहर के बीचों बीच मेन सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे होटलों में एक 13 साल की बच्ची को 5 दिन तक कैद रखा गया। 30 से ज्यादा दरिंदों ने 4 दिन तक अलग अलग होटलों में उसका शोषण किया और पूरे शहर की पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो या तो पुलिस अंधी थी, या फिर बहरी थी, या फिर जानबूझ करके आंखें मूंदे बैठी थी। तीनों में से कोई एक बात तो पक्की है दोस्तों। अब आइए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं और उन तमाम सबूतों को सामने रखते हैं जो चीख चीख करके पुलिस की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत लॉजिकल इंडियन, MSN इंडिया जैसे तमाम बड़े न्यूज पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि श्री गंगानगर जैसे छोटे से सीमावर्ती जिले में, जो ना तो कोई घूमने की जगह है ना ही कोई बिजनेस हब है, वहां 150 से ज्यादा अवैध होटल बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी सरकारी निगरानी के धड़ल्ले से चल रहे थे। भाई साहब, 150 होटल कोई मामूली संख्या नहीं होती है। ये कोई सुई नहीं है कि गिर जाए और नजर ना आए। ये पूरी की पूरी इमारत है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, नियॉन लाइट्स बोर्ड जल रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, रिसेप्शन पर लोग बैठे हैं, कमरों में गद्दे बिछे हुए हैं, और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था और पुलिस को कुछ मालूम नहीं था। सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय थाना का कोई भी कांस्टेबल कभी इन होटलों के सामने से नहीं गुजरा? क्या कोई SHO कभी इस इलाके में गश्त पर नहीं आया? क्या ट्रैफिक पुलिस को कभी इन होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर शक नहीं हुआ? क्या इंटेलिजेंस के पास कोई सूचना नहीं थी? जवाब बिल्कुल साफ है दोस्तों। या तो पुलिस को सब कुछ मालूम था और वो जानबूझकर चुप थी, या फिर पूरा सिस्टम इतना नाकाम है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं होता। दूसरा बड़ा सबूत जिसे द प्रिंट अखबार ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है वो ये है कि पीड़िता की मां अपनी बेटी को खोजने के लिए पूरे 4 दिन तक दर दर की ठोकरें खाती रही, और जब बच्ची 18 जून को गायब हुई तो घरवाले सीधे पुलिस के पास पहुंचे, अपनी फरियाद रखी, लेकिन पुलिस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या किसी नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस को तुरंत हरकत में नहीं आना चाहिए था? क्या उसी वक्त पूरे शहर के होटलों की चेकिंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी? क्या ई-रिक्शा ऑटो वाले से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी? क्या CCTV फुटेज नहीं खंगालनी चाहिए थी? क्या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे पर छापामारी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन पुलिस 4 दिन तक क्या कर रही थी? रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जब बच्ची को बरामद किया गया तो मां उसे पहचान तक नहीं पाई। टॉप और जींस पहनी हुई थी, लिपस्टिक लगी हुई थी, ढेर सारा मेकअप था। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उन 4 दिनों में बच्ची के साथ क्या क्या हुआ और पुलिस इन 4 दिनों में क्या कर रही थी। तीसरा और सबसे बड़ा सबूत आया है खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से, जो इस पूरे मामले पर अपनी सख्त टिप्पणी कर चुकी है। 8 जुलाई को ही सुनवाई की रिपोर्ट में EVT भारत, आकाशवाणी न्यूज, UNI और तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने खुले शब्दों में कहा है कि यह मामला गंभीर प्रशासनिक और पुलिसिंग विफलता का उदाहरण है। इसमें प्रशासनिक कमियां हैं, पुलिसिंग में खामियां हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम बुरी तरह से नाकाम है, जिस वजह से यह अपराध बिना रोक टोक के चल रहा है। भाई साहब, जब खुद राष्ट्रीय महिला आयोग इस तरह की टिप्पणी करे तो समझ लीजिए बात बहुत गंभीर है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, यह कोई विपक्षी नेता की बयानबाजी नहीं है, यह देश के सबसे जिम्मेदार महिला आयोग का आधिकारिक बयान है। महिला आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट अमित यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव को 15 दिनों के अंदर एक्शन टोकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है, जिसमें न सिर्फ जांच के बारे में बताया जाए बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी जिनकी लापरवाही से यह सब हुआ। चौथा बड़ा सबूत यह है कि श्री गंगानगर जहां है वो अपने आप में एक बड़ी बात कहता है। यह पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है, BSF की तैनाती है, इंटेलिजेंस की 24 घंटे निगरानी है, तस्करी, ड्रग्स, अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है, या कम से कम रखी जानी चाहिए। ऐसे संवेदनशील जिले में अगर मुख्य सड़कों पर खुलेआम अवैध होटल चल रहे हैं, अगर उन होटलों में मानव तस्करी हो रही है, अगर नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाया जा रहा है, तो यह सिर्फ छोटा मोटा अपराध नहीं है दोस्तों, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सोचिए,
अगर एक मासूम बच्ची 5 दिन तक कैद रहकर पुलिस की पकड़ में नहीं आ सकती है, तो कोई आतंकवादी कितने दिन तक छुप करके रह सकता है? कोई तस्कर कितनी बार बॉर्डर पार कर सकता है? कितने अवैध हथियार इन होटलों से गुजर सकते हैं? यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पांचवा सबूत जो कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कमला विश्नोई ने द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में बताया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि श्रीगंगानगर एक छोटा सा शहर है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो ऐसी जगह पर एक छोटी बच्ची को जबरदस्ती एक होटल में, फिर दूसरे होटल में, फिर तीसरे होटल में, फिर चौथे होटल में ले जाया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भाई साहब? ये तर्क बहुत सटीक है। छोटे शहरों में तो पड़ोसी का घर भी दिखता है, हर गली मोहल्ले की खबर हर किसी को होती है, हर होटल का मालिक जाना पहचाना होता है, हर ग्राहक की पहचान होती है। तो फिर इतनी बड़ी घटना का किसी को पता कैसे नहीं चला? छठा और सबसे शर्मनाक सबूत कि जब मामला उजागर हुआ, जब लोग सड़कों पर उतरे, जब मीडिया ने आवाज उठाई, तब जाकर के पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू किया। आज तक और ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कलेक्टर अमित यादव और एसपी हरिशंकर यादव के निर्देश पर होटल जॉय इन, होटल सफायर, होटल खुंगर और बिरबल चौक के पास मौजूद ड्रीम होटल पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन जरा सोचिए, बुलडोजर सिर्फ उन्हीं होटलों पर क्यों चलाया जिनका नाम इस केस में आया? बाकी के जो 146 होटल अवैध हैं, जो अभी भी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, जो कागजों पर मौजूद ही नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या पुलिस प्रशासन को इन बाकी होटलों की जानकारी नहीं है? क्या यह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई थी ताकि जनता का गुस्सा कुछ देर के लिए ठंडा हो जाए? सातवां सबूत जो द प्रिंट, स्टेटमैन और तमाम अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, वो ये है कि इस पूरे मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से सिर्फ 18 की ही गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी अभी भी फरार है। इनमें से एक आरोपी तो न्यूजीलैंड में रहता है और शादी करने के लिए भारत आया हुआ था। सोचिए, न्यूजीलैंड से आया हुआ आदमी बॉर्डर वाले जिले में एक अवैध होटल में पहुंच करके एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी कर सकता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। यह कैसा नेटवर्क है? यह कितना बड़ा रैकेट है? यह कितने बड़े लोगों तक जुड़ा हुआ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 32 लोगों की पहचान हो गई तो बाकी 14 अभी तक फरार क्यों है? क्या पुलिस उन्हें पकड़ना नहीं चाहती या फिर उन तक पहुंचना ही नहीं चाहती? आठवां सबूत, जरा दूसरे राज्यों की मिसाल देखिए। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में जब गैंग रेप का ऐसा ही मामला सामने आया तो 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर में जब एक 13 साल की बच्ची की हत्या हुई तो लापरवाह पुलिस अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक अलवर गैंग रेप केस में जब मामला सामने आया तो एसपी राजीव पचार तक को सस्पेंड कर दिया गया। थाना गाजी के एसएचओ सरदार सिंह को भी सस्पेंड किया गया। 4 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। लेकिन श्रीगंगानगर में क्या हुआ? अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई सस्पेंशन, ना कोई विभागीय जांच, ना कोई तबादला। क्यों? क्योंकि शायद यहां पर पूरा सिस्टम ही एक तरफ हो चुका है। 9वां सबूत है कि आरोपियों ने पूरी कोशिश की थी कि यह अपराध बाहर ना जाए, इसे दबा दिया जाए, यानी एक पूरी साजिश थी अपराध को छुपाने को। और अगर पुलिस थोड़ी भी सतर्क होती, थोड़ी भी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होती, तो इस साजिश को नाकाम किया जा सकता था। 10वां और आखिरी सबूत इस पूरे मामले पर कांग्रेस के करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने खुद आगे बढ़कर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अलग अलग महिला संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां सब जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी काफी नहीं है, उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिनकी लापरवाही से यह पूरा कांड हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या राजस्थान सरकार सच में इस मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्या श्रीगंगानगर के एसपी, जिले के डिप्टी एसपी, स्थानीय एसएचओ, बीट कांस्टेबल, इन सब से पूछताछ होगी? क्या 150 से ज्यादा अवैध होटलों पर बुलडोजर चलेगा? क्या पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा? क्या भविष्य में किसी और मासूम के साथ ऐसा ना हो, इसकी गारंटी दी जाएगी? या फिर एक बार फिर सब कुछ दिन के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा, मीडिया दूसरी खबरों में व्यस्त हो जाएगी और ये पीड़ित बच्ची इंसाफ की लंबी लड़ाई में अकेली रह जाएगी। ये सारा सवाल है जो हम सबको एक स्वस्थ लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते पूछते रहने चाहिए। हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को भूले नहीं,
ठंडा ना पड़ने दे, इंसाफ मिलने तक आवाज उठाते रहे, क्योंकि आज ये किसी और की बेटी है, कल ये किसी और की भी हो सकती है। और अगर हम आज चुप रह जाएं तो कल हमारी अपनी बहन बेटी पर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है। तो ये पूरी कहानी दोस्तों बताती है कि हमारे देश में सिर्फ अपराधी ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वो पूरा तंत्र भी बराबर का जिम्मेदार होता है, जो इस अपराधों को होने देता है, चुप रहता है, आंखें मूंदे रहता है। जब तक पुलिस प्रशासन जवाबदेह नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तब तक अवैध होटलें फलते फूलते रहेंगे, तब तक बच्चियां बिकती रहेंगी और तब तक माँ बाप की आंखों में आंसू बहते रहेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि श्रीगंगानगर पुलिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या 150 अवैध होटलों को बंद कराया जाना चाहिए? और क्या इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी हर आवाज मायने रखती है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि हमने आप तक ठोस सबूत और सच्ची जानकारी पहुंचाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पीड़ित की आवाज हर कोने तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर, हर सच्ची पड़ताल आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए यहां से मुझे दीजिए इजाजत। ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि इस मासूम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, दोषी सलाखों के पीछे पहुंचे और ऐसा हादसा कभी किसी और के साथ ना हो। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।